हेलो एवरीवन, दिस इज मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में 44 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशंस आउट हो चुकी हैं और आई जस्ट होप कि आपने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी। और किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा अगर कोई रोल प्ले करता है तो प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स जो हैं उनका एनालिसिस करना आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए आज हम राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करेंगे और जो भी सारे ऑप्शंस हैं उनको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जिससे कि अगर अपकमिंग एग्जाम में सेम क्वेश्चन आते हैं या फिर सेम ऑप्शंस भी आते हैं तो वहाँ पे आप डिफरेंस देख पाएँ और आप वो क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर पाएँ। और इस बार सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस की जगह पे के साथ-साथ बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए भी आ रहा है। तो वहाँ पे जब हम पेपर को प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे तो जहाँ भी पुराने क्रिमिनल लॉज़ जो थी उनके क्वेश्चन जब आएँगे तो हम उन्हें न्यू लॉज़ के साथ रिलेट करके भी करेंगे, जिससे कि अगर अपकमिंग एग्जाम में वो सेम क्वेश्चन आ जाता है न्यू लॉ के पैटर्न पे तो वो भी हमारे गलत ना हो। राजस्थान जुडिशरी के प्रीलिम्स के पेपर्स 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। जो 70 क्वेश्चन होते हैं वो लॉ पेपर से होते हैं और 30 मार्क्स का जो होता है वो उसमें 15 नंबर का हिंदी आता है और 15 नंबर का इंग्लिश ग्रामर आता है। सो विदाउट गेटिंग लेट हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। ये बुकलेट सीरीज डी था, तो आप जब भी पेपर सॉल्व करिएगा तो अरेंजमेंट पेपर का देख लीजिएगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि राजस्थान जुडिशरी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स डिसाइडेड होते हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट ईयर की कट ऑफ लमसम 78 मार्क्स गई थी एंड लास्ट टू लास्ट ईयर लमसम 62-63 गई थी। तो जिस तरीके से बहुत ही लंबा एक गैप आया है कट ऑफ में, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है और आपको 80 का टारगेट बना के चलना है। इस बार कुछ और माइनर लॉज और लोकल लॉज में भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं, तो उन्हें भी आप काफ़ी ध्यान से देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेट करता था। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर्स भी चूज़ कर सकते हैं। फिर आप मिला सकते हैं कि आपके आंसर कितने सही हो रहे हैं, कितने नहीं। सो पहला क्वेश्चन था, ए sue बी फॉर compensation on account of trespass. B holds a promissory note for rupees 50,000 from A under order 8 rule 6 of the CPC to set off that amount of 50,000 from any sum to be recovered from A in a suit B. तो यहाँ पे ऑर्डर 8 रूल 6 जो सीपीसी का है वो सेट ऑफ के रिगार्डिंग बात करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या वो अमाउंट सेट ऑफ किया जा सकता है। तो अगर हम वहाँ पे सेट ऑफ के इलस्ट्रेशन में देखेंगे तो वहाँ पे जो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन 3 होगा वो सही आंसर होगा। कैन क्लेम बिकॉज एज सुन एज ए रिकवर्स बोथ सम्स आर डेफिनेट प्रिक्यूनरी डिमांड। सो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा। आप इसको जो ऑर्डर 8 रूल 6 है वहाँ के इलस्ट्रेशन में भी देख सकते हैं, सेम इलस्ट्रेशन प्रोवाइडेड है। अब आता है हमारा क्वेश्चन 2, जो डील करता है which of the following statement is not correct regarding the notice in writing given under section 80 of the Code of Civil Procedure 1908। तो जो सेक्शन 80 है वो डील करता है गवर्नमेंट्स को नोटिस देने के रिगार्डिंग, अगर उन पे कोई सूट या फिर कोई केस फाइल करना है तो यहाँ पे तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। इफ द डिफेंडेंट आर अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन इट इज नेसेसरी टू स्टेट द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ द रेजिडेंस ऑफ ऑल द डिफेंडेंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 116 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो जो सेक्शन 116 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वो होल्डिंग ओवर से डील करता है और इसका सही इलस्ट्रेशन पूछ रहा है। तो अगर हम उसके इलस्ट्रेशन को चेक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड इलस्ट्रेशन होगा वो सही होगा कि ए लेट करता है फार्म टू बी फॉर लाइफ ऑफ सी, सी की डेथ हो जाती है बट बी कंटिन्यू करता है इन पोजेशन विद एज असेंट। तो इसको हम डॉक्ट्रीन ऑफ होल्डिंग ओवर भी कहते हैं, जो कि 116 में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4 है, जो कहता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो ये रिलेट है हमारे आर्टिकल 183 कॉन्स्टिट्यूशन को। आप बेयर एक्ट खोल के देखेंगे तो वहाँ पे सारी जो 3 कंडीशन है, पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीनों ही स्पेसिफिकली मेंशन की गई हैं। बट ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा सही नहीं होगा क्योंकि ये प्रोवाइजो में दिया गया है। सो आर करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जो डील करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 मैच करेक्टली द सूट एंड आर्टिकल देयर ऑफ इन विच पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो अगर हम देखें तो लिमिटेशन एक्ट में पीछे आर्टिकल्स दिए हुए हैं जो लगभग 137 आर्टिकल दिए हैं। वहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है, लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है कि कितना आपके पास लिमिटेड टाइम होता है किसी रेमेडी को लेने के लिए, सूट फाइल करने के लिए। तो वो आपको लमसम सारे ही याद होने चाहिए और एग्जाम में जाने से पहले वो सारे ही जो भी टाइम पीरियड वहाँ पे दिया हुआ है उसे आपको ध्यान से देखना है। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है कि पहला दिया है फॉर मनी पेएबल फॉर मनी लेंट, तो ये दिया हुआ है हमारा आर्टिकल 19 में, ठीक है। फॉर अरियर्स ऑफ रेंट जो है वो डील करता है आर्टिकल 52 से। फिर है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा 54 में दिया हुआ है। और फोरक्लोजर बाय मॉर्गेजी जो है वो आर्टिकल 63 में दिया है।
तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा BCAD। तो अगर हम देखें तो सेकंड में BCAD ये सही हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ, जो डील करता है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज नॉट वेस्टेड इन कोर्ट टू विच द डिक्री वॉज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये CPC के सेक्शन 42 का क्लॉज 2 जो है वहाँ पे प्रोवाइडेड है, और यहाँ पे नॉट वेस्टेड पूछ रहा है, तो जहाँ भी नॉट वेस्टेड, नॉट करेक्ट ये चीज़ें हैं तो नॉट वर्ड को आप मार्क करें जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे नॉट वेस्टेड अगर हम देखें तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो थर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो बात है वो हमारे प्रोवाइजो में कही गई है 42 क्लॉज 2 के, ठीक है। कौन सा हमारा नॉट वेस्टेड इन द कोर्ट, तो पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट इंस्टेंस ऑफ ट्रांसफरी ऑफ द डिग्री, ये बात जो है वो हमारे सेक्शन 42 क्लॉज 2 में मेंशन नहीं की गई है, बल्कि वो प्रोवाइजो में मेंशन की गई है। नेक्स्ट हमारा आता है सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो करेक्ट केस है वो होगा एना मैथ्यूज वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये 2023 का केस था, और इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डिसाइड किया था, the Honorable Supreme Court has declined to scrutinize the material considered by the Supreme Court Collegium pertaining to a controversial judicial appointment to High Courts of Madras. Next question है हमारा एट्थ, which of the following communication is not protected from disclosure under section 126 of the Indian Evidence Act 1872। तो अब की बार हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हमारे नए लॉज भी आ रहे हैं, दैट इज एविडेंस को रिप्लेस करके अब BSA है इन्फोर्समेंट में। तो BSA का सेक्शन 132 क्लॉज 1 जो है वो हमारा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है, और ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो हमारा 132 क्लॉज 2 से ये लिया गया है। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कम्युनिकेशन है जो प्रोटेक्टेड नहीं है सेक्शन 126 एविडेंस एक्ट या सेक्शन 132 क्लॉज 1 के BSA में। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। अगर कोई क्लाइंट है वो अपने एडवोकेट से ये कहता है कि वो ऐसा विश करता है कि मतलब वो ऐसा चाहता है कि वो किसी की प्रॉपर्टी ऑब्टेन करे फॉर्ज्ड विल के, वो और उसका जो एडवोकेट है, लॉयर है, या फिर जो भी उसका लीगल एडवाइज़र है वो उसकी हेल्प करे, तो ये जो है वो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। और यहाँ पे चूँकि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है ये तो सही है कि अगर उसने कुछ कर दिया है फिर वो अगर अपने एडवोकेट को, अपने लॉयर को बताता है, तो फिर वो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन में आएगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। So here our 10th question is, sorry, ninth question is, which of the statement is not correct according to the provision of Rule 43 and Rule 68 of the Order 21 of the Code of Civil Procedure। तो इसका अगर हम देखें तो ये तीनों ही बातें वहाँ पे की गई हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 15 दिन का टाइम होता है और मूवेबल के केस में 7 दिन का होता है। लेकिन जो हम फोर्थ ऑप्शन अगर देखें तो ये ऐसा पॉइंट वहाँ पे 1 महीने का टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस सूची में सिविल प्रक्रिया संहिता को सम्मिलित किया गया है, दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है कॉन्करेंट लिस्ट में। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, इसमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन द श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। सो अगर हम देखें तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जिसने पेमेंट ली है, जो डेटर है, उसने फिर पेमेंट को कर भी दिया है, तो यहाँ पे जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। सो फॉर द 11th क्वेश्चन आवर ऑप्शन इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन, ए ऑब्टेन्स अ डिग्री अगेंस्ट बी फॉर 25,000। सी हु इज अ ट्रस्टी फॉर बी ऑब्टेन्स अ डिग्री ऑन बिहाफ ऑफ बी अगेंस्ट ए फॉर ₹25,000। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू इलस्ट्रेशन। तो ये बात कर रहा है कि क्या ये क्रॉस डिग्री में आएगा कि नहीं, तो ये क्रॉस डिग्री में नहीं आएगा। नेक्स्ट आर 13th क्वेश्चन इज, द स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन आर प्रीमाइज्ड ऑन विच ऑफ द फंडामेंटल लीगल मैगजिम। तो सबसे पहला मैगजिम जो है विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मेंटिबस ज्यूरा सबवेनियन, ये है, ये हमारा लिमिटेशन एक्ट जो है वो इसी पे स्टैंड करता है, जिसका मतलब होता है द लॉ असिस्ट ओनली दोज हु आर विजिलेंट एंड नॉट दोज हु आर विजिलेंट एंड नॉट दोज हु स्लीप ओवर देयर राइट्स। और बाकी की जो 3 ऑप्शन है वो इनसे डील नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो इसका सही आंसर जो हो, इसका सेकंड आंसर जो है वो करेक्ट होगा, और ये इसलिए यहाँ पे इसका आंसर सही होगा क्योंकि ये सेक्शन 21 के SRA के प्रोवाइजो में दिया हुआ है। सो अब हमारा 15th क्वेश्चन,
Which of the following statement is not correct with regard to mortgages of immovable property and charges under the Transfer of Property Act 1882? सो चलिए चारों ऑप्शन पढ़ते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि जो ट्रांसफरर होता है मॉर्गेज के केस में उसे मॉर्गेजर कहते हैं और ट्रांसफरी को मॉर्गेजी, तो ये भी सही है। सेकंड ऑप्शन है द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द ट्रांसफर इज इफेक्टेड, उसको मॉर्गेजी कहते हैं, ये भी सही है। सिंपल मॉर्गेज द पोजेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड, तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो पोजेशन है वो डिलीवर नहीं होती है। फोर्थ ऑप्शन है कि द प्रोविजन विद रिगार्ड टू एक्सेशन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज इन्वेस्टेड इन सेक्शन 63 ऑफ द टीपीए, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। सो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 3 होगा कि सिंपल मॉर्गेज में पोजेशन का ट्रांसफर नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा 16th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट राइट टू प्रिवेसी इज फंडामेंटल राइट। सो आवर करेक्ट आंसर इज के.एस. पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये नवतेज सिंह जौहर तो हमारा 377 से रिलेटेड था और आगे की रिमेनिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजन से रिलेटेड है, तो राइट टू प्रिवेसी से रिलेटेड हमारा जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। और इसमें 9 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, तो ये भी हमें याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो के.एस. पुट्टास्वामी में 9 जजेस की बेंच जो थी वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। नेक्स्ट है हमारा 17th क्वेश्चन जो डील करता है नो अटैचमेंट अंडर अ प्रिसेप्ट सेंट अंडर सेक्शन 46 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो 2 महीने से ज़्यादा के लिए जो प्रिसेप्ट है उसका ऑर्डर पास नहीं किया जाता है अंडर सेक्शन 46 ऑफ द सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसआरए से रिलेटेड है, सॉरी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से रिलेटेड है। When specific words are followed by general words, the meaning of those general words should be taken in context of those specific words and general words should be construed as limited as the specific word। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड, रूल ऑफ होमोजीनियस इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है हमारा 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज नो अनक्वालिफाइड राइट्स टू मैरिज एंड दैट सेम सेक्स कपल कैन नॉट क्लेम दिस फंडामेंटल राइट्स। तो ये केस है जो हमने अभी मतलब काफ़ी चर्चा में था और अभी भी पिटीशन एक सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए। उस केस का नाम था सुप्रियो अलियास सुप्रियो चक्रवर्ती एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और 5 जजेस का यूनानिमस ओपिनियन था कि जो राइट टू मैरी है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है और सेम सेक्स के जो कपल हैं उनको उनकी मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन नहीं दी जा सकती है। बहुत सारे ग्राउंड्स उन्होंने दिए थे, लाइक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को उन्होंने ग्राउंड बताया था और चाइल्ड रियरिंग को उन्होंने ग्राउंड बताया था। ये सारे जो ग्राउंड्स हैं उसके बेसिस पे उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन देने से रिफ्यूज़ कर दिया था। नेक्स्ट है 20th question, the judgment debtor shall secure to the decree holder such periodical payment and the above order can be passed by the court in execution of which type of decree। तो ये जो ऑर्डर है वो पास किए जा सकते, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। बाकी सारे जो केसेस हैं वहाँ पे नहीं पास किया जा सकता है ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारा 21st क्वेश्चन, अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर द फर्स्ट हियरिंग ऑफ सूट मीन्स। तो ये अगर हम अपना देखें, फर्स्ट हियरिंग ऑफ सूट का मतलब होता है फ्रेमिंग ऑफ इशू। जिस दिन कोर्ट जो है वो इशू फ्रेम करती है उसे हम फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट कहते हैं। और जिस दिन प्लेंट जो प्रेजेंट होता है उस दिन को हम इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कहते हैं। फिर आगे जब रिटन स्टेटमेंट, तो वो तो जब हम प्लेंट प्रेजेंट करते हैं तो फिर उसका रिप्लाई जो होता है वो रिटन स्टेटमेंट में आता है। एग्जामिनेशन एक एडवांस स्टेज पे आता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा, फर्स्ट हियरिंग ऑफ सूट मीन्स द फ्रेमिंग ऑफ इशूज़। अब है हमारा मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड जो हमारा सीपीसी से ही रिलेटेड है। सो फर्स्ट है डिक्री इन एडमिनिस्ट्रेटिव सूट, इससे रिलेटेड जो हमारा ऑर्डर है वो ऑर्डर 20 रूल 13 है। नेक्स्ट है डिक्री इन प्रीएम्पशन सूट, ये गिवन है ऑर्डर 20 रूल 14 में। नेक्स्ट है डिक्री इन सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये दिया है ऑर्डर 20 रूल 18 में। नेक्स्ट इज डिक्री फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट्स, तो ये गिवन है ऑर्डर 20 रूल 12 में। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा DACB। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, विद रिगार्ड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे रॉन्ग वर्ड यूज़ किया गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल के रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल इज रिकॉग्नाइज्ड बाय रूल ऑफ इक्विटी, ये सही है। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल डील्स ओनली रिलेटिंग टू द एस्पेक्ट, ओनली नहीं, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल अराइजेस फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, तो ये भी सही है। चौथा है द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल इज नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट माइनर, तो ये भी सही है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से है, उट रेस मैजिस वैलेट कॉम्पेरेट। तो इस लीगल मैक्सिम को
जानते हैं हम रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25th। A is a decree holder and B is a judgment debtor. B took loan from A. At that time, it was the condition mentioned in the agreement that all monies payable under a policy of life insurance of B will also be liable to pay the amount of loan and for attachment. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इस अग्रीमेंट का नेचर क्या होगा। तो जो ये अग्रीमेंट है ये वॉइड ऑफ इनिशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26th। Which of the following cases the Honorable Supreme Court has observed that presumption under Section 90 of the Indian Evidence Act with regard to genuineness and regularity of documents which more than 30 years old is inapplicable when it comes to a will? So इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 2 आशुतोष समांते डेड बाय एलआर्स एंड अदर्स वर्सेस एसएम रंजन बालादासी एंड अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। Which of the following statement is correct when the references of the question has been made to the High Court under Order 46 Rule 1 of the Code of Civil Procedure? So अगर आपके पास बेयर एक्ट हो तो आप बेयर एक्ट में देखेंगे Order 46 Rule 2 में तो ये पॉइंट मेंशन किया गया है। After making the reference, the court who made the reference can proceed in the case and may pass a decree contingent upon the decision of the High Court on point referred. ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। The agreement executed on 1/1/2024 between landlord and the tenant to increase the rent of let out premises by 4% per annum under Section 7 of the Rajasthan Rent Control. Such agreement is, ये एग्रीमेंट जो है वो लॉफुल होगा। ये हमारा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। A law made by one legislature affects the scope of other legislature in a related manner. Then which of the following doctrine of interpretation is applied? तो यहाँ पे doctrine of imbibing essence जो है वो अप्लाई होगा। So our correct answer for question 29 is second option, the doctrine of imbibing essence. Next है हमारा 30th question। Which of the following is not correct under the provision of Transfer of Property Act 1882? So यहाँ पे not correct आंसर को हमें मार्क करना है। So first option जो हमारा है, an interest in property restricted in its enjoyment to the owner personally can be transferred by him. तो ये ऑप्शन पे डाउट है। आगे चलिए देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट मीन्स नॉन टेस्टर, तो ये सही है। नेक्स्ट है एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन विच अ राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाई लॉ, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। सो हमारा जो नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन होगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 31st क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 20 क्लॉज 3 ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट मीन प्रॉफिट डिनोट्स। सो अगर आप सेक्शन 20 क्लॉज 3 देखेंगे राजस्थान रेंट, तो वहाँ पे दिया हुआ है कॉम्पनसेशन डिप्राइविंग लैंडलॉर्ड फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रीमाइसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था 32nd क्वेश्चन। इन विच ऑर्डर ऑफ द CPC अंडर द एक्सप्रेशन डिक्री इंक्लूड्स द फाइनल ऑर्डर। तो ये ऑर्डर 45 जो है, ऑर्डर 45 ऑफ द CPC जो अपील टू सुप्रीम कोर्ट से डील करता है, वहाँ पे जो फर्स्ट रूल दिया हुआ है वहीं पे दिया हुआ है डिक्री इंक्लूड्स फाइनल ऑर्डर। नेक्स्ट 33rd क्वेश्चन। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, तो ये डील करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड से, और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था। और ये इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड जो है वो हमारे CRPC के सेक्शन 304 में भी गिवन है, और इसी के साथ साथ 340 और 341 BNSS में भी इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में प्रोविजंस बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा 34th क्वेश्चन है। द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज अंडर ऑर्डर 10 रूल 2 ऑफ द CPC क्या है? तो पहली लाइन में ही वहाँ पे दिया हुआ है टू इल्यूसिडेट मैटर इन कंट्रोवर्सी। सो 34th क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अपीलेबल ऑर्डर। तो अगर हम CPC का ऑर्डर 43 देखें तो वहाँ पे दिया हुआ है अपील्स फ्रॉम ऑर्डर, तो उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स दिए हुए हैं जहाँ पे अपील पॉसिबल है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, एन ऑर्डर अंडर रूल 10 ऑफ ऑर्डर 22 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो अपीलेबल ऑर्डर नहीं है। रामलाल purchase a motorcycle and get it insured. Thereafter, he causes the same cast away with the intention of causing damages to the insurance company. Which offence Ramlal has committed? तो यहाँ पे जो उसका इंटेंशन था वो एक तरीके से रॉन्गफुल लॉस या डैमेज कॉज करना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मिसचीफ। ठीक है, अब यहाँ IPC में अगर हम देखें तो मिसचीफ को 425 में दिया गया है, ठीक है, 425 में, और अगर हम BNS की बात करें तो ये है हमारा 324 में।
तो इस बात का ध्यान आप रखिएगा। और यहाँ पे मिसचीफ अगर कोई पर्सन कॉज करता है तो उसे 6 मंथ तक की इम्प्रिजमेंट हो सकती है और फाइन हो सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉश एक्ट से है। Who among the following does not include the definition of domestic worker under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013? तो अगर हम सेक्शन 2E देखें इस सेक्शन का जो डेफिनेशन क्लॉज में दिया है तो वहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर की डेफिनेशन दी हुई है। डोमेस्टिक वर्कर मीन्स अ वुमेन हु इज एम्प्लॉयड टू डू द हाउस होल्ड वर्क इन एनी हाउस होल्ड फॉर रेम्यूनरेशन वेदर इन कैश और इन काइंड ईदर डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी जिसमें परमानेंट, टेम्पोररी, पार्ट टाइम और फुल टाइम सब आते हैं, बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा फॉर द 37 कि कौन इंक्लूड नहीं होता है डोमेस्टिक वर्कर की डेफिनेशन में, सो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है 38th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द एक्सेप्शन ऑफ द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन। तो इम्पुटेशन ऑफ ट्रूथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर्स ये आता है, पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट ये भी आता है, मेरिट्स ऑफ द केस डिसाइडेड ये भी आता है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन है सेंसर पास्ड इन गुड फेथ बाय पर्सन नॉट हैविंग लॉफुल अथॉरिटी, ये ऑप्शन हमारा सही होगा जो कि डेफिनेशन के डिफेमेशन के एक्सेप्शन में नहीं आता है। तो 38th क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है 39th, देयर वॉज एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन रमेश एंड सुरेश ओवर सम इश्यूज। रमेश स्टार्टेड अब्यूजिंग Suresh badly, which caused sudden and grave provocation to Suresh. Suresh had a stick lying beside him. Under the effect of the sudden and grave provocation, he picked up the stick with his right hand. Vijay, who has an old enmity with Ramesh and wants to kill Ramesh at any cost, was standing nearby and watching all this. He suddenly reached there and says to Suresh, "What kind of a person are you? You are standing and listening to abuse against your mother and sister. This stick is not going to do anything. Take this revolver." Saying this, he had over a revolver to Suresh and Suresh takes the revolver and fires at Ramesh, which causes Ramesh's death. What offenses the Suresh and Vijay has committed? So चलिए देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है। पहला है both have committed the offense of culpable homicide not amounting to murder, तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं होगा। Suresh has committed the offense of murder and Vijay has committed the offense of culpable homicide not amounting to murder, ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। Vijay has committed and the offense of murder and Suresh has committed the offense of culpable homicide not amounting to murder, और फोर्थ ऑप्शन है both have committed the, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। ठीक है, 39th क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 3 होगा कि विजय ने मर्डर कमिट किया है और सुरेश ने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर किया है। नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन, while committing any case exclusively triable by the court of session magistrate shall remand the accused for how much period? सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ड्यूरिंग एंड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल होगा। 15 डेज तो हमारा जनरल पैरालांस में होता है और 60 और 90 डेज का अदर हमारा जो सेक्शन 167 सीआरपीसी का है वो बताता है, जहाँ पे जो ऑफेंसेज हैं वो लाइफ इम्प्रिजमेंट से अगर और डेथ से पनिशेबल है तो वहाँ पे रिमांड जो है वो 60 to 90 डेज की हो सकती है। नेक्स्ट है 41st क्वेश्चन, अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2015 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन रिलेशन टू द एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स। तो चलिए चारों ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है दी प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स शैल बी फिजिकली फिट, सही है। फाइनेंशियली साउंड भी होने चाहिए, मेंटली अलर्ट होने चाहिए, हाईली मोटिवेटेड टू अडॉप्ट होने चाहिए, चाइल्ड प्रोवाइडिंग अ गुड अपब्रिंगिंग, तो पहला ऑप्शन तो सही है। इन केस ऑफ कपल द कंसेंट ऑफ बोथ, सही है। अ सिंगल मेल इज एलिजिबल टू अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड, यहाँ थोड़ा डाउट है। अ सिंगल और divorced person can also adopt subject to fulfillment of the criteria and in the accordance with the provision, ये भी सही है। सो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन 3rd होगा, जो एक सिंगल मेल है वो एलिजिबल नहीं होता है एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 42nd क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा सेकेंड ऑप्शन मैजिस्ट्रेट। ठीक है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट जो है वो ट्रायल करते हैं और इंक्वायरी करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं करते हैं, वो उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 43rd क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 33 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट अ क्रिमिनल ट्रायल रिगार्डिंग रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रोवाइडिंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स देयर इन स्टेटस शैल बी डीम्ड टू बी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, अ प्रोसीडिंग बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड द अक्यूज्ड। जब आप सेक्शन 33 एविडेंस एक्ट का देखेंगे तो वहाँ पे ये प्रोवाइडेड है, और ये जो सेक्शन 33 एविडेंस एक्ट था अब ये सेक्शन 27 हो चुका है बीएसए में। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 44th क्वेश्चन, विच वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर द कोर्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन 2,
शैल ऑन अप्रूव ऑफ वन फैक्ट रिगार्ड टू द अदर एज प्रूफ। तो ये जब हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज देखेंगे एविडेंस एक्ट में, तो जहाँ पे कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन दी हुई है वो वहीं से सीधा स्टेटमेंट उठा के दे दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 45th क्वेश्चन, अक्यूज्ड प्रेज बिफोर द कोर्ट टू सी द रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर मस्ट मेड अंडर Section 4 Clause 2 or Section 6 Clause 2 of the Probation of Offenders Act. In this regard, which of the following is correct? तो यहाँ पे करेक्ट पूछा हुआ है, तो चलिए चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं। अ कॉपी ऑफ सच रिपोर्ट टू बी मेड अवेलेबल टू अक्यूज सो दैट ही मे प्रोड्यूस रीजनेबल एविडेंस इन हिज एविडेंस। तो यहाँ पे उसको प्रे नहीं करना होता है, ये ऑलरेडी अवेलेबल कराया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सच रिपोर्ट मस्ट बी मेड अवेलेबल फॉर पर यूजुअल टू द अक्यूज फॉर हिज और हिज एडवोकेट whereupon he will put signature after making endorsement that he has pursued the report। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। सच रिपोर्ट इज कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट ऑल्दो द कोर्ट में इफ थिंग्स विल कम्युनिकेट द सब्सटेंस। ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और फोर्थ ऑप्शन दिया था अक्यूज में सबमिट द एप्लीकेशन फॉर कॉपी एज पर रूल एंड मे गेट सर्टिफाइड कॉपी, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है राम स्वरूप। 46th क्वेश्चन है, राम स्वरूप इज चार्ज एंड कन्विक्टेड फॉर थेफ्ट ऑफ अ गोल्डन चेन ऑफ सविता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इलस्ट्रेशन। तो चलिए चारों ऑप्शंस को पढ़ते हैं। राम स्वरूप कैन सब्सिक्वेंटली चार्ज्ड विद एंड ट्राइड फॉर रॉबरी ऑन द सेम फैक्ट, या राम स्वरूप कैन नीदर सब्सिक्वेंटली बी चार्ज नॉर ट्राइड फॉर रॉबरी ऑन द सेम फैक्ट। However, Ram Swarup can subsequently be charged with for robbery on the same fact but shall be acquitted without trial as per the provision prescribed under section 300 of CRPC after getting prior permission in writing from the district and the sessions judge concerned. Only thereafter Ram Swarup can subsequently be charged with and tried for robbery on the same fact. So इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा। ठीक है, राम स्वरूप कैन सब्सिक्वेंटली चार्ज विद एंड ट्राइड। तो अगर कोई ऐसे एविडेंसेस ब्रॉट होते हैं जो ये सिग्निफाई करते हैं कि रॉबरी कमिट हुई है, तो उस सेम फैक्ट पे ही जो कोर्ट है वो फिर उसको रॉबरी के लिए पनिश करेगी और ट्राई करेगी। नेक्स्ट है 42nd क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स अंडर द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगर हम सेक्शन 2B देखें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट का, तो वहाँ पे 2B में डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल वेदर फ्री और अदरवाइज। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल, थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है 48th क्वेश्चन, Which of the following case cannot be tried summarily under the provisions of Code of Criminal Procedure 1973? तो यहाँ पे कैन नॉट बी ट्राइड लिखा हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन थर्ड होगा वो सही आंसर होगा। ऑफेंस पनिशेबल अंडर 414 ऑफ द IPC where the value of property concealed is 5000 रुपीज़। नेक्स्ट हमारा 49th क्वेश्चन है, निम्न which among the following is not entitled to get maintenance under section 125 of the Code of Criminal Procedure? तो ये 144 BNSS हो चुका है, BNSS। ठीक है, तो 125 का क्लॉज 1 जो है वो बताता है कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे। तो वाइफ हु हैज़ ऑब्टेन डाइवोर्स फ्रॉम हस्बैंड एंड नॉट रीमैरिड ये भी होती हैं, इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड ये भी होते हैं, मदर एंड फादर ये भी हैं। फोर्थ ऑप्शन तो हमारा बचा जो होगा कि यहाँ पे कौन, ये जो मैरिड डॉटर है हु हैज़ अटेन मेजॉरिटी एंड बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी और इंजरी अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, तो ये जो होंगी वो एंटाइटल नहीं होंगी टू गेट मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 और सेक्शन 144 ऑफ द BNSS। अगला क्वेश्चन हमारा 50th क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट विनय पुट हिज हैंड इन द पॉकेट ऑफ दिनेश बट केम टू दिनेश पॉकेट वॉज एम्प्टी, व्हाट ऑफेंस द विनय हैज़ कमिटेड। तो अगर हम देखें तो जो हमारा IPC का सेक्शन 511 था या जो हमारा BNS है उसमें जो सेक्शन 62 है वो बेसिकली अटेम्प्ट के बारे में बात करता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन, विनय हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू थेफ्ट। सो अभी तक हमने 50 क्वेश्चंस को कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सीरीज़ में 50 क्वेश्चन जो रिमेनिंग है उनको करेंगे। सो उन 50 क्वेश्चन को जब भी अपलोड हो तो ज़रूर देखें। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप मोटिवेटिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।